मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कराई थी, एक सिंपल मेथड से कराई थी। ठीक है, आज जो कराने जा रहा हूं मैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सरकारी स्कूल में सबसे ज्यादा आने वाला टॉपिक है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल रहा हूं किससे? ग्राफिकल मेथड से। ठीक है भैया, तो आपको पता है इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है इक्वेशन में। जब भी हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन रहेगा वो क्या होगा? एक कांस्टेंट टर्म होगा। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट टर्म ही होती है। अगर मैं बोल दूं भैया कि मान लो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अभी जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरी स्पीड क्या थी? 0 थी, या 2 मीटर पर सेकंड थी, या 10 मीटर पर सेकंड, तो कुछ भी हो सकती है। लेकिन जब मैं कभी भी जाऊं, कहीं पे भी जाऊं, जब भी मेरे से इनिशियल पूछा जाएगा तो मैं यही स्पीड बताऊंगा। नहीं समझे? मान लो मैंने जर्नी स्टार्ट की और मेरी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग के टाइम। अब आगे कुछ भी हो, मेरी स्पीड कितनी भी हो, कहीं पर भी जाऊं मैं, लेकिन जब इनिशियल पूछा जाएगा तो 2 मीटर पर सेकेंड ही बताया जाएगा। समझ गए? तो 2 मीटर पर सेकेंड क्या है? इनिशियल, जो कि क्या होता है? एक्सेलरेशन की तरह कांस्टेंट टर्म होता है। क्या होता है? ठीक है भैया, तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होता है भैया? कांस्टेंट। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकती है ना? जैसे बोले 1 सेकंड बाद अगर कोई चीज, बाइक में आपने एक्सेलरेशन दे दिया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे दिया, तो आपको पता है कि हर सेकंड उसकी स्पीड क्या होगी? बदलती रहेगी। यानी फाइनल स्पीड क्या होगी? बदलेगी, लेकिन इनिशियल स्पीड कभी नहीं बदलेगी। तो भैया फाइनल स्पीड क्या होती है? वेरिएबल होती है। क्या होती है? अलग अलग टाइम पर आपको अलग अलग फाइनल स्पीड मिलने वाली है। जब मैं इसका वीटी ग्राफ खींचता हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, तो मुझे पता है यहां पर हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी क्या होती है? टाइम के डायरेक्टली आती है। याद नहीं याद है? इक्वेशंस बताई थी मैंने कुछ, तो उसमें बताया जब भी आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? टाइम के डायरेक्टली होगी। ग्राफ कैसे खींचेगा? स्ट्रेट लाइन। कैसे खींचेगा? अब देखिए, मैं बोल के चल रहा हूं कि मेरी जीरो टाइम पर, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, और जीरो टाइम पर मेरी वेलोसिटी जीरो नहीं थी। जीरो टाइम पर जो भी वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? तो मैंने मान लिया मेरी वेलोसिटी इतनी थी, अब यहीं से मेरी सारी जर्नी स्टार्ट होगी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये ग्राफ कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन जाएगा। कैसे आएगा? क्योंकि जहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है वहां पे वेलोसिटी टाइम की तरह होती है, डायरेक्टली होती है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया, ये हो गया टी टाइम। क्या हो गया? टी टाइम पर मेरी जो वेलोसिटी आई वो क्या आई थी? वी। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे बताया जाए कि भैया ये जो लाइन मैंने खींची है इसका स्लोप कितना है, तो ये क्या है? थीटा। ये जो लाइन खींची है मैंने, इसका स्लोप कितना है? थीटा। अच्छा, ये आपका एक स्केल है, यहां क्या लिखा हुआ है? यू। यहां क्या लिखा हुआ है? तो ये कितना होगा? अरे मैं कह रहा हूं ये आपका एक स्केल है, ध्यान दीजिए, ये पूरा आपका एक स्केल है। ये जीरो है, यहां पर जीरो है, यहां लिखा है यू, तो ये कितना होगा? यू ही होगा। अच्छा, यहां लिखा है वी, तो ये कितना होगा? वी होगा बस। अब वी माइनस यू तो बीच वाला होगा, तो ये हो गया आपका यू, और यहां से यहां तक क्या हो गया? वी। और ये जो हो गया वो वी माइनस यू हो गया। समझ गया? ये वाला वी माइनस। ठीक है। अच्छा, यहां पर आपको पता है जीरो, और ये है टी, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? टी ही तो होगी। ठीक है, समझ गए? तो भैया यहां पर हमें करना क्या? हमें निकालना है ग्राफ कौन सा मेरा? वीटी ग्राफ है। और आप सब जानते हो भैया, पहला इक्वेशन निकालने आ रहा हूं, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है? एक्सेलरेशन। स्लोप का मतलब क्या होता है? ये भी किसके बराबर होगा? स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में tan थीटा। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में। तो इस ट्राइंगल को देखिए और इसका परपेंडिकुलर बताइए, तो क्या होगा? टी माइनस यू। और बेस क्या है भैया? तो जो ये है वही ये है, तो क्या होगा? टी बराबर पे, तो v माइनस यू इक्वल्स टू में 80, देन v इक्वल्स टू में u प्लस 80। तो ये होगी आपकी
इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन कुछ भी नहीं है। दूसरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन में हम डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वीटी ग्राफ में हमें नहीं मिलता है उसके एरिया से, याद है? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट के। किसके बराबर होता है? कौन सा एरिया? इस लाइन के नीचे जो भी एरिया होगा, एक ट्राइंगल है और एक नीचे क्या है? रेक्टेंगल। अगर इन इसका दोनों का एरिया निकाल दिया जाए तो हमें पूरा वीटी ग्राफ का एरिया मिल जाएगा। चलो देखते हैं भैया, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ में हमने सीधा क्या किया? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है भैया, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू, और एरिया रेक्टेंगल का लंबाई गुणे में चौड़ाई। ठीक है, एस इक्वल्स टू में हाफ। ट्राइंगल का बेस क्या है बेटा? टी, और हाइट क्या है? v माइनस यू। तो ट्राइंगल के बेस में डाल दीजिए टी और हाइट में डाल दीजिए v माइनस यू प्लस। रेक्टेंगल के लिए लंबाई क्या है भैया और चौड़ाई क्या है? तो यूटी हो गया। लेकिन हम जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन हमने ड्राइव किया उसमें v माइनस यू की वैल्यू क्या है? v माइनस यू इक्वल्स टू में क्या है? 80। देन s इक्वल्स टू में हाफ t, और v माइनस यू की वैल्यू क्या होगी? 80 प्लस ut। तो s इक्वल्स में क्या होगा? ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर हो गया। ये आपकी पहली दूसरी इक्वेशन आ गई। आसान है। चलो तीसरी इक्वेशन निकाल रहे हैं हम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्योंकि तीसरी इक्वेशन भी हमें क्या देती है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। लेकिन ये एरिया जो होगा वो थोड़ा अलग तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं जो चित्र है इसमें दो साइड क्या है? एक तो v और एक u, ये दोनों साइड पैरेलल है। लेकिन इन्हीं इसी डायग्राम में ये और ये साइड क्या है? नॉन पैरेलल। ये क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल की दो साइड पैरेलल होती है और दो साइड पैरेलल नहीं होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेपीजियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? और ट्रेपीजियम का एरिया आपको अच्छी तरह से ज्ञात है कि हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड यानी v प्लस यू, और इनटू में उन पैरेलल साइड के बीच में दूरी, डिस्टेंस। तो यहां पर इस पैरेलल साइड और इस पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस क्या है? ये, जिसकी वैल्यू क्या है? t। तो भैया ये देखिए, तो भैया s इक्वल्स टू में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, s इक्वल्स टू में हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में परपेंडिकुलर, है ना? समझ गया? तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है बेटा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है? एक पैरेलल साइड v है, ये पूरी v, और दूसरी क्या है? तो v प्लस यू, और इनटू में इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? t, है ना? इस पैरेलल साइड और इस पैरेलल साइड के बीच की दूरी क्या है? ये dt। तो हम जानते हैं ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v माइनस यू किसके बराबर था? 80। तो t की वैल्यू क्या है ना? ये होगी। देन s इक्वल्स टू में हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड v प्लस यू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस t था, t की वैल्यू क्या है? v माइनस यू अपॉन में, अब देखो ऊपर a प्लस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, क्या होगा? v स्क्वायर अपॉन में, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स में 2as। ये होगी आपकी 32। 2 मिनट के अंदर कॉपी करोगे, टाइम नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, अभी हमें करना कैलकुलस मेथड, जो प्राइवेट स्कूल वगैरह में आता है। ठीक है, कैलकुलस मेथड का मतलब होता है वो मेथड जो इंटीग्रेशन के थ्रू हो। ठीक है, और सिंपल से यहाँ पे फॉर्मूला लगना है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज होगा वो होगा x की पावर n dx। तो आपको बता दूं, अगर x की पावर n होती है ना, तो आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो इसको लिखोगे x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। ठीक है, ये हो जाता है। और यहाँ पे अगर लिमिट भी लगा दी जाए a और b, तो a को कहते हैं लोअर लिमिट, b को कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है,
तो वो लिमिट आपकी इस तरीके से आ जाएगी ए और बी। अब क्या होगा अगले स्टेप में, जो ये एक्स है, एक्स देख रहे हो आप? इस x की जगह पर b आएगा तो b की पावर क्या होगी n+1, और फिर इस x की जगह पे नीचे वाली लिमिट आएगी यानी a की पावर n+1, बीच में आएगा माइनस, डिवाइड में आएगा n+1। तो इस चीज का लिमिट के साथ डिफरेंट इंटीग्रेशन ये होता है, और बगैर लिमिट के इंटीग्रेशन ये होता है। ठीक है, ये रिजल्ट जो है विदाउट लिमिट का और ये रिजल्ट है विद लिमिट का। ठीक है, तो यही है सिंपल सा कंसेप्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड मतलब कि इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन। हाँ, एक्स की पावर एन होगी तो इंटीग्रेशन के बाद एक पावर ऐड हो जाएगी, वही पावर जो आई है एन है। ये एन ही है, वो एन नहीं लग रहा लेकिन एन। देखना पगली, एक्स की पावर एन है। ठीक है, चलो अब मुझे एक मैं डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। ठीक है, ये है आपका इनिशियल वेलोसिटी, और आपको बता दूं यहां पर जो टाइम होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। पूरे रास्ते का एक्सेलरेशन फिक्स रहता है, और v2 वेलोसिटी जो कहते हैं उसे फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, और यहाँ पर टाइम जो होता है वो t2 हो जाता है। t2 की वैल्यू t हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर जो डिस्टेंस या पोजीशन होती है वो क्या होती है, जीरो, और यहाँ की जो पोजीशन होती है वो हो जाती है s, और दोनों पोजीशन का जो डिफरेंस आता है वो s ही आता है, जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब मैं ग्राफिकल कैलकुलस से करने आ रहा हूँ, ध्यान रखना बहुत आसान तरीका है, सबसे इजी यही है। ठीक है, चलो कैसे करते हैं। हमें कुछ रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे पहला रिलेशन है, पहली इक्वेशन ड्राइव करने के लिए वीटी रिलेशन, क्या कहते हैं इसे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, तो चलो लिखते हैं भैया। हम जानते हैं डीवी अपॉन में dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या होता है, तो डीवी क्या होगा, ए dt। अब हमें क्या करना है, एक मिनट रुकिए, जिसको समझिए। ठीक है, ये थोड़ा सा, अब मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद लिमिट। अब देखिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे, और लिमिट क्या रहेगी वो मैटर करता है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद लिमिट। लिमिट के साथ मैंने दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दिया। इधर किसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन कांस्टेंट टर्म है, यहां पे किसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, टाइम को। अच्छा, वेलोसिटी को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिमिट भी हम वेलोसिटी की रखेंगे। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या थी आपकी, u, और बाद की वेलोसिटी क्या है, ऐसे यहां पर टाइम को इंटीग्रेट कर रहा है तो टाइम की स्टार्टिंग लिमिट क्या है, जीरो, और बाद की क्या है, बस खत्म हो चुका है आपका बोला डीवी। अच्छा, डीवी ऐसे लिखते हो, एक स्टेप मैं आपके लिए बढ़ा रहा हूं। ठीक है, वैसे नहीं बढ़ाता, मैं डायरेक्टली भी कर देता, कोई दिक्कत नहीं है। यू वी, अच्छा यहां पर केवल डीवी है, वी नहीं है, हम लिख देंगे वी की पावर जीरो डीवी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, बराबर में ए जीरो टी, इधर केवल क्या है, डी टी, टी नहीं है, टी की पावर, समझ गए। इंटीग्रेशन क्या कहता है, अगर वी की पावर जितनी भी है तो उस पावर में एक ऐड कर दो, वही पावर डिवाइड कर दो, लिमिट एज इट इज लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए, ऐसे ही टी की पावर जीरो है तो उसमें एक ऐड कर दो, वही लिमिट पावर आई है डिवाइड कर दो, और यू और जीरो और टी की लिमिट लाओ। ठीक है, तो भैया v की पावर जीरो प्लस वन है तो v की पावर वन, और नीचे भी क्या होगा वन, v की पावर वन अपॉन में वन v ही होता है, u और v। अच्छा a, ऐसे ये क्या होगा t ही होगा, और जीरो से लेके t। एक बार v को ये अपर लिमिट रिप्लेस करेगी, एक बार v को लोअर लिमिट रिप्लेस करेगी, बीच में आता है माइनस। ऐसे ही a एक बार t को t रिप्लेस करेगा, एक बार t को जीरो रिप्लेस करेगा, बीच में आएगा माइनस। तो v माइनस यू इक्वल्स में क्या हो गया, at, देन v इक्वल्स में u प्लस, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं, आप सीधा यही लिख दो ना, ये ना ये स्टेप लिखना, ना ये स्टेप लिखना एग्जाम में, अभी तो लिख लेना। ठीक है, ठीक है, ये पहला रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन जो है भैया
उसको कहते हैं एक्सटी रिलेशन, इक्वेशन ड्राइव करने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, तो डी एक्स अपॉन में डी टी इक्वल्स टू में क्या होता है, वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी v की वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं। अच्छा देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है एक्चुअल में, और किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी जो होती है वो फाइनल वेलोसिटी होती है। उस इंस्टेंट के लिए तो फाइनल ना, उससे पहले तो कुछ भी हो सकता है। और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, u प्लस v इक्वल्स में u प्लस एटी होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हो तो dx इक्वल्स में क्या होगा, u dt प्लस एटी dt। स्क्वायर मत कर देना कहीं dt का, अलग अलग चीजें दोनों। अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद लिमिट्स। लिमिट्स के साथ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहां पे किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, dx को, लेकिन x तो है नहीं, तो क्या लिख दो, x की पावर 0। पहले x क्या था, 0, बाद में क्या हो गया, लिमिट हो गया पे। पहले x 0 था, बाद में क्या हो गया। फिर u क्या है, कांस्टेंट टर्म आपको पहले बता दिया था मैंने, u बाहर निकाल लो। यहां पर t dt को कर रहे हैं, t नहीं है तो d की पावर 0, 0 से लेके t। ठीक है, ऐसे ही यहां पर a बाहर आएगा, लेकिन यहां पर t है तो कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है, dt 0 से लेके t, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यहां पर देखिए आपको पता है x की पावर 0 क्या होगा, x इंटीग्रेशन x की पावर 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, लिमिट आएगी 0 से लेके s। u यहां पर t की पावर 0 है, इंटीग्रेट करो तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, और 0 से लेके t। a यहां पर t की पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन का t की पावर 2 अपॉन में 2, 0 से लेके t। कोई दिक्कत तो नहीं उड़ा। चलो रुद्र, अरे यार क्या नहीं समझा है, dx अपॉन में dt क्या होता है, dx अपॉन में dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, फाइनल होती है। क्या होती है, और हम फर्स्ट डिवीजन जानते हैं फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, u प्लस एटी के बराबर आती है। यानी v के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, u प्लस एटी लिख दिया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये नीचे वाला सिनेरियो आ जाएगा आपके पास। उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे विद लिमिट। तो इधर किसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, dx को, x नहीं है यहाँ पे लिख देगी x की पावर 0 dx, और इंटीग्रेट कर रही है, लिमिट लगाएगी, x की लिमिट क्या है, स्टार्टिंग की, और बात की क्या है, ऐसा ऐसी u 5 नहीं है पगली। ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है, और मैंने बोला था इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, जो कांस्टेंट होता है बाहर निकाल दो उसको। यहाँ पे किसको इंटीग्रेट करेगी, टाइम को। टाइम तो dt को इंटीग्रेट करिए, टाइम तो है नहीं, इसलिए क्या लिखते हो, टाइम की पावर। ठीक है, लिमिट लगा दो टाइम की 0 से लेके t, 0 से लेके t तक, समझ गई। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, t है, dt को इंटीग्रेट करो लेकिन t भी है, तो मुझे t लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी है, ये लीजिए। उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन कहता है कि जो भी पावर होगी उसमें एक ऐड कर दो, वही पावर क्या करो, डिवाइड कर दो। u ये ऐसे लिख दीजिए, इसकी पावर क्या है 0, तो इसमें एक ऐड कर दिया, वही पावर डिवाइड कर दिया। अच्छा, इसकी पावर ऑलरेडी एक है, तो पावर क्या आएगी, 2 डिवाइड कर दो, समझ गई। अब ध्यान रख, मेरे को पता तो इधर तो देखने लगती है। समझ गई, चल। x की पावर 0 प्लस 1, तो क्या हुआ, x नीचे भी क्या हो, देखिए 0 प्लस 1 1 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, तो क्या होगा, x ही आएगा। लिमिट लगाओ 0 से लेके s, u यहां पर क्या होगा, t 0 से लेके t, और a और 2 बाहर निकाल दो, t स्क्वायर 0 और t। ठीक है भैया, ये लगा दिया। एक बार x को s रिप्लेस करेगा, एक बार x को 0 रिप्लेस करेगा, s माइनस u t माइनस 0, बोलो हाँ, प्लस a बाय में 2। ये क्या होगा, एक बार टी स्क्वायर को टी रिप्लेस करेगा तो टी स्क्वायर, एक बार 0 स्क्वायर, तो भैया s इक्वल्स टू में क्या होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है भैया, कुछ नहीं है भाई, हाँ कांस्टेंट है भाई। ठीक है, लास्ट इक्वेशन है। ठीक है, इसके लिए आपको वी एक्स रिलेशन चाहिए, क्या चाहिए, लेकिन ऐसा कोई रिलेशन होता नहीं, वीटी रिलेशन तो डीवी अपॉन वीटी क्या होता है, एक्स रिलेशन।
एक्स रिलेशन था डी एक्स अपॉन में डी का था वी आया था, लेकिन डीवी अपॉन में डी एक्स कुछ नहीं होता। लेकिन चलो भैया देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं डीवी अपॉन में डी क्या होता है, एक्सेलरेशन। लेकिन हमें नीड किसकी है, वी एक्सेलरेशन की। तो हमने क्या किया, डी एक्स से गुणा किया और डी एक्स से डिवाइड किया, कोई दिक्कत तो नहीं है। बराबर में क्या हुआ ए। उसके बाद यहां से हमने कर्मकांड करना चालू कर दिया कि इस dt को इधर ले आया और इस dx को उसके नीचे ले गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या होगा कि dv अपॉन में dx हो गया और इधर होगा dx अपॉन में dt। ये क्या हुआ है, अच्छा आपको पता है भैया क्या कि dv अपॉन में dx क्या होता है, ऐसे लिख दीजिए कुछ नहीं होता। लेकिन dx अपॉन में dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ये हो गया, ठीक है बेटा। अब इसको लिख दो v dv dx a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो v dv। अब देखो ऊपर वेलोसिटी आ गई, नीचे x आ गया, ये भी क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब v dv अपॉन में dx, v dv का तो ये एक्सेलरेशन होता है a dx। अब हम क्या करेंगे देखो स्टेप में, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग ग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या होगा v dv और इधर क्या होगा, एक कांस्टेंट है बाहर निकाल दो dx, dx में x नहीं है ना। अच्छा लिमिट क्या है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 0 लेके s, ठीक है। तो भैया v की पावर कितनी है, एक है, इंटीग्रेशन कहता है पावर एक बढ़ जाएगी, वही पावर क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, u और v लिख दो। x की पावर 0 है, इंटीग्रेशन कहता है कि पावर बढ़ जाएगी यानी एक हो जाएगी, डिवाइड में होगी। समझ गए, एक बार वी स्क्वायर को अपर लिमिट रिप्लेस करेगी, एक बार वी स्क्वायर को लोअर लिमिट रिप्लेस करेगी, बीच में क्या आएगा माइनस डिवाइड बाय 2 ए। एक यहाँ पे एक्स ही बचेगा आपको पता है, तो एक बार x को s रिप्लेस करेगा, एक बार x को 0 रिप्लेस करेगा, बीच में क्या आएगा वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2 ए एस, तो वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स में 2s। ये तीसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन मैंने हर मेथड से करा दिया। फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से ऑनलाइन वाले अच्छी भी कर लो कॉपी जल्दी से।